So, ladies and gentlemen, let me know, is this slide visible to you all? Can you see this slide? Okay, thank you. First of all, write down the quotation. Malala Yousafzai says that if you want to end the war, instead of sending guns, send books. Instead of sending tanks, send pens. Instead of sending soldiers, send teachers. So this is the quotation of Malala Yousafzai. Ladies and gentlemen, note it down, and then we would embark upon our lecture, that is punctuation. Hurry up, please. Once you are done with it, let me know. When you are done with it, let me know. Okay, students, let's get it started. Punctuations. Punctuations basically, there are certain marks or a set of marks that are used basically to make clear the meaning of a sentence or some clauses, words, and phrases. So usually punctuations are either used to join certain words or to separate certain words or structures. Now, ladies and gentlemen, keep this in mind that there are some very famous punctuations marks. We call it full stop, comma, semicolon, colon. These are some of the famous punctuations marks. And of course, we make use of these punctuation marks in order to either join certain phrases, clauses, sentences, or to separate certain phrases, clauses, or words. Now, ladies and gentlemen, read out this very sentence. It says, is there any difference in the meaning? The first sentence, let's eat kids. Second, let's eat kids. अगर आप बच्चों को मुखातिब होके कहते हैं कि आओ खाते हैं, बच्चों को पुकार के कहते हैं कि आओ खाते हैं, लेकिन अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि आओ बच्चों को खाते हैं. सो दैट्स व्हाई वो क्या कहते हैं कि मेक यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स एंड सेव चिल्ड्रंस. तो कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स लगाना सीखे और बच्चों की जान बचाएं. चले आगे चलते हैं. नेक्स्ट है इंग्लिश प्रोफेसर रूट द वर्ड्स. एक इंग्लिश प्रोफेसर होते हैं, वो बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखते हैं, और वर्ड्स क्या है? अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग. ये सेंटेंस है, और स्टूडेंट्स से कहते हैं कि इस सेंटेंस को पंक्चुएट करें. तो सबसे पहले जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो कुछ यूं पंक्चुएट करते हैं, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग. मीन्स ये है कि अ वुमन इज नथिंग. और जब फीमेल स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि भाई आप इसको पंक्चुएट करें, तो फीमेल कुछ यूं कहते हैं, a woman without her man is nothing. मीन्स ये है कि man is nothing at all. तो that's why पंक्चुएशन सीखें और वुमेन एम्पावरमेंट की, और जो हम में कुछ फेमिनिस्ट होंगे, कुछ शावानिस्ट होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी फिलॉसफी को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को प्रमोट कर सकते हैं. चले लेट्स मूव अहेड. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास क्या है? फुल स्टॉप.
मैं सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि फुल स्टॉप हमने कहाँ पे लगाना है। याद रखिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब भी एक सेंटेंस एंड हो जाए आपने लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। सो एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस यू आर सपोज टू मेक यूज ऑफ फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट, ये दिस इज अ सिंपल सेंटेंस और इसके लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाना है। मिस्टर अली इज अ ग्रेट टीचर, अगेन फुल स्टॉप, डू नॉट मेक नाइस, तो हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। अच्छा, जब हम टाइटल्स की बात करते हैं, मीन्स ये है कि शॉर्ट फॉर्म में जब हम टाइटल्स को लिखते हैं तो भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर अली इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, सो डॉक्टर अली कंप्लीट हम नहीं लिखते, जस्ट डी आर लिखते हैं और इसके बाद डॉट। इंजीनियर कंप्लीट हम नहीं लिखते, ई एन जी डॉट लिखते हैं। कैप्टन हम कंप्लीट नहीं लिखते, जस्ट सी ए पी टी और डॉट लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब आप एब्रीवेशंस लिखते हैं तो भी आप डॉट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अप्रॉक्स है तो आप कंप्लीट नहीं लिखते, जस्ट अप्रॉक्स डॉट, अप्रोक्सीमेटली। इस तरह डिपार्टमेंट आप कंप्लीट नहीं लिखते, DEPT और डॉट लगाते हैं। मिनिमम या मिनट आप कंप्लीट नहीं लिखते हैं, जस्ट MIN लिखते हैं और डॉट लगाते हैं। तो इनका यूजेज आपने देखना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। We already know what do you mean by direct speech and what do you mean by indirect speech. Now, ladies and gentlemen, whenever you want to convert a sentence that is interrogative and you convert it from direct into indirect, at the end of a sentence, you need not to make use of question mark. Rather, make use of full stop or put full stop. जब भी आप एक सेंटेंस, आप एक इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपने सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, आपने फुल स्टॉप लगाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने सेंटेंस कन्वर्ट किए हैं तो, और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, होना तो ये चाहिए कि लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, लेकिन रूल्स के मुताबिक हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, हमने फुल स्टॉप लगाना है। अली आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग एट कॉलेज, तो देख सकते हैं कि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में है तो हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। आई डू नॉट नो हाउ ही हैज पास्ड द ड्राइंग टेस्ट, द टीचर आस्क्ड इफ यू अंडरस्टैंड द असाइनमेंट। तो सिंपल इज दैट इन जनरल में आपने इस लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स दैट यू मस्ट नो। The first thing is that make full stop at the end of a sentence. जब भी एक सेंटेंस एंड हो जाए तो वैसे भी आपको पता है आपने फुल स्टॉप लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब भी दो से एक, फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस एंड हो जाए और आप नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने लगे तो उससे पहले जब एक सेंटेंस एंड हो जाए आपने फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप और लास्ट वर्ड के दरमियान में आपने गैप नहीं देना है। फुल स्टॉप और लास्ट वर्ड, एक सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है उसके बाद यूजुअली हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो फुल स्टॉप और लास्ट वर्ड के दरमियान में आपने गैप नहीं देना है। हाँ, जब आप एक न्यू सेंटेंस स्टार्ट करने लगे हैं तो थोड़ा सा गैप दे के स्टार्ट किया करें, थोड़ा सा स्पेस दे के स्टार्ट किया करें, बस इतनी सी बात है। और नेक्स्ट ये है कि हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। वी हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन मार्क हमने कब लगाना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, whenever you ask a question or whenever a sentence is in interrogative form, we make use of question mark. कोई भी सेंटेंस हो और वो क्वेश्चन फॉर्म में हो या इंटरोगेटिव फॉर्म में हो तो हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक वैनिला आइसक्रीम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि चाहे उसका क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट फॉर्म में हो या डिटेल्ड फॉर्म में हो, आपने दोनों के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट सेंटेंस देख ले, डू यू लाइक वैनिला आइसक्रीम, तो इसका आंसर यस और नो में है, तब भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आप डिटेल आंसर पूछना चाहते हैं तो भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू लाइक वैनिला आइसक्रीम, व्हाई डू यू लाइक वैनिला आइसक्रीम, इसका आंसर डिटेल आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क हमने लगाना है। क्या क्वेश्चंस क्या है,
टैग क्वेश्चन याद रखिएगा कि बाय टैग क्वेश्चन वी मीन दैट a statement would be given to you and we would be asked rather a statement would be given to you, and from within the statement, from within a statement, a question is asked. एक स्टेटमेंट दिया जाता है और स्टेटमेंट में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम टैग क्वेश्चंस कहते हैं। अच्छा, एक दो चीजें याद रखिएगा टैग क्वेश्चंस के हवाले से कि जिस टेंस में सेंटेंस दिया गया है उसी टेंस में आपने क्वेश्चन भी लिखना है। एक बात, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो क्वेश्चन भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो क्वेश्चन भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। अगर स्टेटमेंट पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्वेश्चन भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इन शॉर्ट क्या है कि वी हैव टू फॉलो द सेम टेंस। जिस टेंस, if the statement is in past continuous tense, so the question will also be in past continuous tense। सेम टेंस को आपने लेके चलना है। ये एक बात हो गई। सेकेंड स्टूडेंट्स, एक और बात कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन आपने पॉजिटिव में पूछना है। बस ये दो चीजें अपने माइंड में रखिएगा। अभी एग्जांपल्स के साथ इसको देख लेते हैं। आई हैव गिवन यू योर ड्यू अमाउंट, ये कौन सा टेंस है? आई हैव गिवन यू योर ड्यू अमाउंट। कैन एनीवन लेट मी नो कि कौन सा टेंस है ये? यस प्लीज बताएं। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एग्जैक्टली शीला, वेरी गुड, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ क्वेश्चन हमने किस में पूछना है ये जरा देख ले। हैवंट आई, क्वेश्चन भी ऑफ कोर्स हमारे पास किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो याद रखिएगा कि पहला रूल यह है कि जिस टेंस में स्टेटमेंट है उसी टेंस में आपने क्वेश्चन पूछना है। अगर उसी टेंस में आप एग्जैक्ट उसी टेंस में आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा। एक बात। सेकंड, मैंने क्या कहा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, आई हैव गिवन यू योर ड्यू अमाउंट। आप देख सकते हैं कि द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन देख ले, हैवंट आई, क्वेश्चन इज नेगेटिव। आप क्वेश्चन देख ले वो नेगेटिव में है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देख ले, शी डज नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो शी डज नॉट स्पीक, ये हमारे पास सेंटेंस आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में है, नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन क्वेश्चन जरा देख लें, डज शी, ये हमारे पास पॉजिटिव है। नेक्स्ट देख ले, इज देयर नो बैग इन द क्लास, इज देयर नो बैग इन द क्लास, ये अगेन हमारे पास नेगेटिव में है। क्वेश्चन जरा देख ले, इज देयर, पॉजिटिव में है। तो जस्ट फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि दो चीजों को अपने माइंड में रखना है टैग क्वेश्चन के हवाले से। एक तो आपने एग्जैक्ट टेंस स्टेटमेंट में भी फॉलो जो किया है उसी को आपने क्वेश्चन में भी फॉलो करना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा, क्वेश्चन नेगेटिव है स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम कहाँ पे यूज करते हैं? यूजुअली हम जो सेंटेंसेस में हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं उसमें हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ग्रैंड सेरेमनी इट वाज, व्हाट अ ग्रैंड सेरेमनी इट वाज, ये हमारे पास एक इमोशंस है। मैं कहूँ व्हाट अ ग्रैंड सेरेमनी इट वाज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी इट इज, व्हाट हाउ मेलोडियसली ही सॉन्ग्स। तो यू कैन सी कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये दिस बेसिकली shows strong feelings and emotions। तो जहां पे strong feelings और emotions की बात करें हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है। नेक्स्ट है कि इंटरजेक्शन के लास्ट में भी क्या इंटरजेक्शंस, व्हाट आर इंटरजेक्शंस?
इंटरजेक्शंस हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये तो ऊपर वाले आपने देखे कंप्लीट सेंटेंसेस थे हमारे पास। इसी तरह वर्ड्स भी हो सकते हैं कुछ दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस। फॉर एग्जांपल, alas, I lost my wallet in the farewell party. Aghast, what should I do? Ouch, I got my ankle raped. तो इन शॉर्ट क्या है हमारे पास, हमने इस तरह हुरा वी क्वालिफाइड सी एस, आई क्वालिफाइड सी एस एस, इस तरह आप कह सकते हैं आउच यू हर्ट मी। तो इन शॉर्ट क्या है कि आउच है, गास्ट है, लास्ट है, ये वो वर्ड्स हैं दैट शोज इमोशंस। जो वर्ड्स इमोशंस या फीलिंग शो कर रहे होते हैं उनके लास्ट में हमने क्वेश्चन ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क इसी तरह कुछ फ्रेजेस होते हैं, ये वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, उनके लास्ट में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू सीरियसली, आर यू रियली सीरियस टू रिजाइन? व्हाट हमारे पास इट शोज इमोशंस। सरप्राइज है ना, व्हाट आर यू रियली श्योर, आर यू रियली सीरियस टू रिजाइन? इस तरह, अ स्नेक अंडर द टेबल यू द वर्कर, तो अ स्नेक अंडर द टेबल मतलब इसी में इमोशंस। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट लर्न everything you need to know about exclamation marks। तो ये सिंपल सी बातें थी एक्सक्लेमेशन मार्क्स। यहाँ से बेसिकली हमारे जो लेक्चर हैं वो स्टार्ट होने लगा है। बेसिकली ये चीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कॉमा के हवाले से बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको अटेंटिवली सुन ले और लर्न करने की कोशिश करें। जब तक क्लियर ना हो तो आप मुझसे टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला रूल ये बता रहे हैं कि जब भी आपने डिफरेंट वर्ड्स को, चाहे वो नाउन्स है, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं या फ्रेजेस या क्लासेस क्यों ना हो, अगर इनको आपने सेपरेट करना है तो अगर इनके आपने वो इन वर्ड्स को आपने सेपरेट करना है तो आपने कॉमा लगाना है। ठीक है, अगर आपने इनको सेपरेट करना है तो आपने क्या लगाना है, आपने कॉमर्स लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अली, अहमद, इमरान, इरफान एंड असलम आर वर्किंग टुगेदर। देखिए डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनके दरमियान में कॉमा आपने लगाना है। इस तरह नेक्स्ट देख ले, एडजेक्टिव्स के दरमियान भी आप कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिलाल इज इंटेलिजेंट, शार्प, लॉयल, ब्रेव एंड एक्टिव स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, इंटेलिजेंट एक वर्ड है, एडजेक्टिव है, शार्प दूसरा है, लॉयल तीसरा है, ब्रेव इस तरह एक्टिव स्टूडेंट्स। तो इनके दरमियान में आपने कॉमा लगाना है। माई ब्रदर स्पीक्स फ्लुएंटली, इफिशिएंटली, थर्डली एंड क्लियरली, ये एडवर्ब्स हैं, इनके दरमियान भी आप कॉमा लगाएंगे। इस तरह फ्रेजेस के दरमियान भी कॉमा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ईटिंग एप्पल्स, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग फुटबॉल एंड रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इनके दरमियान में भी आपने कॉमा लगाना है। एक फ्रेज है ईटिंग एप्पल्स, नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी, तीसरा है प्लेइंग फुटबॉल एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, इनके दरमियान में भी कॉमा लगाएं। द टीचर नोटिस दैट अहमद वाज लेट, हाँ मैं इकरार थोड़ा जस्ट मैं मुझे ये कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने एंड से पहला कॉमा कब लगाना है। उस कॉमा का ऑक्सफोर्ड कॉमा है, उस पर समझा देता हूँ। The teacher noticed that Ahmed was late. Ahmed was late. ये complete sentence है. He was not paying attention to the class. Again, ये complete sentence है. Subject भी है, verb भी है और object भी. He was fighting with his friends. Subject, verb, object. And he was not respecting his classmates. Subject, verb, object. तो in short, ladies and gentlemen, क्या है कि जब हम nouns की बात करते हैं, group of nouns या series of nouns,
एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, एडवर्ब्स की बात करते हैं, फ्रेजेस की बात करते हैं और क्लासेस की बात करते हैं, तो यूजुअली हम कॉमा लगाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या है? जो एंड से पहले हम कॉमा लगाते हैं उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में लगाया जा सकता है, जब सीरीज ऑफ नाउन हो या सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स हो। दो सेंटेंसेस के दरमियान आप एंड से पहले कॉमा लगाना एक अलग रूल है, लेकिन जब आप ये ऑक्सफोर्ड कॉमा है, याद रखिएगा ये सीरीज ऑफ नाउन्स, सीरीज ऑफ एडजेक्टिव, सीरीज ऑफ एडवर्ब, सीरीज ऑफ फ्रेजेस या क्लासेस के लिए है। किसी भी चीज का जब आप लिस्ट लिखते हैं तब वो एंड से पहले आप कॉमा लगा सकते हैं, उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। ये ऑक्सफोर्ड वाले कहते हैं कि भाई इस कॉमा को आप लगा लिया करें। ऑक्सफोर्ड एक पब्लिशिंग कंपनी है, ठीक है, आपने कुछ बुक्स देखे होंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि ऑक्सफोर्ड पब्लिशर। तो ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स वाले कहते हैं कि हमने कॉमा लगाना है एंड से पहले। बाकी जो है, बाकी आप, चूंकि हम यूजुअली जो नॉर्मली ब्रिटिश इंग्लिश है उसको हम फॉलो करते हैं, तो एंड से पहले यूजुअली हम कॉमा नहीं लगाते। तो बहरहाल अगर आपने लगा लिया तो अच्छी बात है, अगर ना भी लगा लिया तो भी अच्छी बात है। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि आपने लगाया है या नहीं लगाया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा इकरार हुसैन, आपको भी और सबके लिए, कि ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज के उसमें लिखी, जिस तरह ये सिमिलर एंटिटीज को जब आप सीरीज फॉर्म में लिखते हैं तब होगा, बाकी किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। बस ये एक मिस्टेक नहीं करेंगे आप, क्योंकि आगे जाके फिर बड़े कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं, हमने उसको डिस्कस करना है, वहां पे आपको फिर इशू होगा। अपने माइंड में रखे कि अगर हमने लिखना भी है तो सीरीज ऑफ वर्ड्स, सीरीज ऑफ फ्रेजेस, सीरीज ऑफ क्लासेस या नाउन सीरीज के लिए लिखना है, बाकी नहीं लिख सकते हैं। बाकी है लेकिन वो अलग है, उसके रूल्स हमारे पास डिफरेंट है, वो ये वाले रूल्स इस पे अप्लाई नहीं होंगे। चलें, यहां तक ले रहे हैं। अब याद रखिएगा हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, एक को हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो लेकिन जनरल में जब भी आपने डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट से सेपरेट करना है तो आपने दरमियान में कॉमा लगाना है। जब भी आप डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट से सेपरेट करेंगे तो आपने दरमियान में कॉमा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन माई फादर रिटर्न होम, व्हेन माई फादर रिटर्न होम, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? आई वॉज स्टडीइंग, ये इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो डिपेंडेंट क्लास हमारे पास उसका भी अपना सब्जेक्ट वर्ब तो होता है, बट इट डजेंट गिव कंप्लीट मीनिंग। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास का सब्जेक्ट वर्ब भी होता है और कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा होता है। तो जब भी आपने इन दोनों को साथ एक सेंटेंस में लिखना है तो इन दोनों के दरमियान में आपने कॉमा मस्ट लगाना है। नेक्स्ट देख ले, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्क हमारे पास वर्ब है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, but it doesn't give complete sense. That's why it is called dependent clause. And likewise, we have another clause that is called independent clause. You will succeed. You will succeed. You subject है, will verb है, succeed object है। तो हमने जब भी एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट से सेपरेट करना है तो उनके दरमियान में हमने कॉमा लगाना है। इट इज वेरी सिंपल एज इट इज। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज याद रखिएगा कि कुछ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूं होता है कि पहले फ्रेज होता है, बाद में इंडिपेंडेंट क्लास होता है, उसको हम इंट्रोडक्टरी फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ सॉरी आफ्टर पासिंग सीए, आफ्टर पासिंग सीए, देखिए ना फ्रेज हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका न सब्जेक्ट होता है न वर्ब होता है। आफ्टर पासिंग सीए, दिस इज अ फ्रेज, क्योंकि इसमें न सब्जेक्ट का पता चल रहा होता है न वर्ब का, एंड ऑफ कोर्स इट डजंट गिव एनी मीनिंग और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा था। आफ्टर पासिंग सीए, ये हमारे पास फ्रेज है। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस या क्लास है, वो क्या है, ही स्टडिंग सीएफए। आफ्टर पासिंग सीए ही, अगर जस्ट मैं आपसे कहूं कि ही इज स्टडिंग सीएफए, सो इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो जब भी आपने फ्रेज से इंडिपेंडेंट क्लास को सेपरेट करना है तो आप दरमियान में कॉमा लगाएंगे।
इसी तरह याद रखिएगा नेक्स्ट के इन द लाइट ऑफ डे एवरीथिंग लुक डिफरेंट। इन द लाइट ऑफ डे, अगेन ये हमारे पास फ्रेज है। एवरीथिंग लुक डिफरेंट, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो जब भी आपने एक फ्रेज से एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को सेपरेट करना है तो आपने दरमियान में कॉमा लगाना है। इन द लाइट ऑफ डे ये फ्रेज है, एवरीथिंग लुक डिफरेंट ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं कि हमने दरमियान में कॉमा लगाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस स्ट्रक्चर को आप समझिए, ज्यादातर जो आपके ऐसे से रेलेवेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह के होते हैं और स्टूडेंट्स यूजुअली मिस्टेक कर रहे होते हैं। सो लेट्स रेक्टिफाई दिस मिस्टेक्स, लेट्स एड्रेस दिस क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल। तो स्टडी कर लेते हैं इनको। लेडीज जेंटलमैन, कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को यूजुअली हम जब भी कंबाइन करते हैं, जब भी कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हम दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या है। फैन बुआइज, फॉर है, एंड है, बट है, और है, यट है, सो है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। ऑल दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो व्हेनेवर यू join two independent sentences or independent clauses, you make use of these coordinating conjunctions. दोबारा से सुन ले, जब भी आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, ये वर्ड इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है, समझ ले। जब भी आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लासेस को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप दो काम करते हैं। एक तो आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है, फॉर है, बट है, एंड है, और है, ये लगाते हैं। और सेकंड बात यह है कि उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आपने कॉमा मस्ट लिखना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आपने कॉमा मस्ट लिखना है। अभी जो रूल हमने पढ़ा इसको जरा एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। देखें ना, ये जो फर्स्ट पार्ट है, आई एम स्टडीइंग नाउ, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट भी है, अपना वर्ब भी है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। एक और इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो क्या है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। माई ब्रदर इज प्लेइंग इन द गार्डन। अगेन माई ब्रदर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग मेन वर्ब है, इन द ग्राउंड हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो दो सेंटेंसेस हैं। एक आई एम स्टडीइंग हार्ड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। माय ब्रदर इज प्लेइंग इन द गार्डन, दैट इज अगेन एन इंडिपेंडेंट क्लास। सो वी हैव टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, और इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को वी हैव जॉइंड, we have connected these two independent clauses by dint of coordinating conjunction. And coordinating conjunction हमारे पास क्या है, फैन बॉयज है, फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, यट है। ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। तो इन दोनों के लेडीज जेंटलमैन में कनेक्ट कर चुका हूं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर चुका हूं इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए। और रूल आपको ये बता रहे हैं कि जब भी आपने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए कनेक्ट किया है तो आपने उससे पहले कॉमा मस्ट लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि बट से पहले मैं क्या लगा चुका हूं, कॉमा लगा चुका हूं। यू कैन सी कि बट से पहले हमारे पास क्या है, कॉमा है। इस तरह एक एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आई लाइक एप्पल्स एंड अहमद लाइक ऑरेंजेस। आई लाइक एप्पल्स, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंप्लीट सेंस भी है। अहमद लाइक्स ऑरेंजेस, अगेन सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। और इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है एंड के जरिए। तो एंड से पहले मैंने कॉमा मस्ट लगाना है। अगर मैं कुछ यूं कहूं कि चलेगी, लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। आई लाइक, चले पहले ये वाला भी बता दो, आई लाइक एप्पल्स, लाइक एप्पल्स
and he likes oranges. देखिए आई लाइक एप्पल्स, इसका अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब, अपना ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। ही लाइक्स ऑरेंजेस, इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। अभी एक और सेंटेंस, आई लाइक एप्पल्स एंड dislikes dislike ये सेंटेंस जरा देख लें स्टूडेंट्स। आई लाइक एप्पल्स एंड डिसलाइक ऑरेंजेस। अभी आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, ये तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन सेकंड वाला जरा देख ले, एंड डिसलाइक ऑरेंजेस, तो डिसलाइक तो वर्ब है और ऑरेंजेस ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग है। इन दिस सेंटेंस वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट, वी डोंट हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज मिसिंग। आप देख सकते हैं, डू वी हैव ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? नो, नॉट एट ऑल। तो याद रखिएगा, इसके इस तरह के सेंटेंसेस के दरमियान में हम एंड तो लगाते हैं, बट तो लगाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हम लिखते हैं, लेकिन कॉमा नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा। तो एंड से पहले कॉमा, बट से पहले कॉमा, और से पहले कॉमा। एक तो वो कॉमा है जो एंड से पहले हम सीरीज में लिखते हैं, उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, दैट इज अनदर थिंग। वो तो तब आप लिखेंगे जब आप सीरीज ऑफ आइटम्स मेंशन करते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट इट, यू कैन नॉट मेंशन इट। वो सीरीज जब आप लिखते हैं कि आई लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड पनट्स, तो आपने दरमियान में कॉमा, इससे पहले कॉमा लगाना है। लेकिन जब आप लिखते हैं जनरली वो, तो आपने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के दरमियान में पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है, उससे पहले कॉमा है। नहीं, सेम क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जब भी सीरीज आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि अहमद इज ब्रेव, ऑनेस्ट, लॉयल एंड ओबीडियंट स्टूडेंट, तो एंड से पहले मैं कॉमा लिख सकता हूं, और इस तरह कॉमा को हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहेंगे। अगर आपने मेंशन ना भी किया तो भी नो इशू एट ऑल, ये कोई बड़ी बात नहीं। एक बात, लेकिन यहां पे सिचुएशन अलग है, यहां पे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, तो आप पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दरमियान में लगाएंगे, उससे पहले कॉमा लगेगा। अगर एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है, तो फिर आपने करना क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो लगाना है, जिस तरह ऊपर आई लाइक एप्पल्स एंड डिसलाइक ऑरेंजेस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड तो मैं लगा चुका हूं, लेकिन एंड से पहले कॉमा कभी भी नहीं आएगा। अगर आपने लगा लिया है तो फिर इनकरेक्ट होगा, वो स्ट्रक्चर इनकरेक्ट कंसीडर किया जाए। बस इतनी सी बात है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉमा। नेक्स्ट कंजंक्टिव एडवर्ब्स, कंजुगेट कंजंक्टिव एडवर्ब्स हमारे पास क्या है? देयर आर सर्टेन एडवर्ब्स, दे जिस तरह जिसको हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं, या ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कभी कभी हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंगली है, लाइकवाइज है, इन ऑन द अदर हैंड है, सिमिलरली है, स्टिल है, हिंस है, देयरफॉर है, फाइनली है, फर्दर मोर, मोर और ओवर एंड अबव, ये सारे हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं, और जिसे यूजुअली हम पैराग्राफ्स में यूज करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस या डिफरेंट थॉट्स को कनेक्ट करने के लिए, या कनेक्टिविटी को शो करने के लिए, कोहेरेंस को शो करने के लिए। तो याद रखिएगा, ये जहां पे भी आप लगाएंगे, इससे के बाद आप लोगों ने कॉमा मस्ट लगाना है। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंगली के बाद आप कॉमा लगाएंगे, हाउएवर के बाद आप कॉमा लगाएंगे, मोर ओवर के बाद कॉमा लगाएंगे, आल्सो कभी कभी, एक तो आल्सो यू नो वेरी वेल कि दैट इज अनदर थिंग, लेकिन सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आल्सो आ जाए तो आप कॉमा लगाएंगे। इंडीड के बाद, अदरवाइज के बाद आप लोगों ने कॉमा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट
पास द स्टेट अदरवाइज, तो अदरवाइज के बाद आप देख सकते हैं कि मैं कॉमा लगा चुका हूँ। अदरवाइज आई शेल सेंड द रिपोर्ट टू योर होम, तो अदरवाइज के बाद मैं कॉमा लगा चुका हूँ। देयरफॉर ही वेंट टू न्यूयॉर्क टू अर्न मनी, तो देयरफॉर के बाद अगेन मैं कॉमा लगा चुका हूँ। तो आपने सिंपल इज दैट के इनवर्ड्स के बाद कॉमा मस्ट लगाना है। नेक्स्ट यह है कि हम कभी कभी कॉमा लिखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए। ये बहुत कॉमन यूजेज है इसका, हम ऑलरेडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने ये बात डिस्कस की है कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। जो पहला पार्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। जो सेकंड पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज्ड हो जाता है, जिसको हम इनक्लोज्ड करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली सेड टू मी, अली सेड टू मी ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। आई शैल हेल्प यू इन द अपकमिंग एग्जाम, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के बिल्कुल नीचे हमने कॉमा लगाया है। अली सेड टू मी, मी के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि मैं कॉमा लगा चुका हूं। तो आपने क्या करना है, कॉमा लगाना। आई ओके, वी आर ऑलरेडी डन विद इट, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास कभी कभी ये होता है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आता है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच बाद में, अच्छा एक और बात, चलिए मैं क्लियर करता चलूं फिर आपको बात बता दूंगा। रिपोर्टेड स्पीच आप देख सकते हैं पहले आ चुका है। आई लाइक एप्पल्स, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में ये बात इनक्लोज्ड है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज्ड हो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो याद रखिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज्ड है। तो हमने पहले रिपोर्टेड स्पीच मेंशन करना है और इसके नीचे कॉमा। उसके बाद देखिए ही सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले हो और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में हो तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के नीचे कॉमा मस्ट लगाना है। चलिए ये बात तो हो गई। अभी जो मैं एक बात बताने वाला था वो इस सेंटेंस के हवाले से था जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप लोगों ने यहाँ पे कॉमा लगाना है, रिपोर्टिंग स्पीच के नीचे कॉमा लगाना है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। कभी कभी हम, एक हमारे पास ये यूजेज भी है कि कभी कभी हम कॉमा नहीं लिखते बल्कि क्या लगाते हैं, कॉलन लिखते हैं। अभी आप देख से मैं कॉलन लिख चुका हूं। तो ये भी एक यूजेज है लेकिन बहुत रेयर यूजेज है। तो आप मी के बाद कॉलन भी लिख सकते हैं लेकिन इट इज अ वेरी रेयर यूजेज। हम यूजुअली क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। चलिए ये एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता। अच्छा लेन जनरल में याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम वोकेटिव कहते हैं, वोकेटिव्स। वोकेटिव्स की जब हम बात करते हैं, या डिस्कोर्स मार्कर्स, डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं जब यूजुअली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का एक हैबिट होता है कि वो दरमियान में, कन्वर्सेशन के दरमियान में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर उर्दू में कहते हैं अच्छा तो ये बात है, अच्छा फिर आगे क्या हुआ, इसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। ठीक है। और लास्ट में इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस तो वैसे हम वो मार्क लगाते हैं लेकिन कभी कभी हम कॉमा भी लगा सकते हैं। पहला एग्जांपल आप देख लें, मॉम मॉम प्लीज कुक राइस फॉर मी, मॉम प्लीज कुक राइस फॉर मी। तो ये मॉम को डायरेक्ट मुखातिब होके कहते हैं, इसलिए इसको वोकेटिव कहते हैं। वोकेटिव फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लास में कोई बंदा है जिसका नाम अहमद है और मैं कहता हूँ कि अहमद वेयर वर यू लास्ट नाइट, वेयर वर यू, व्हाई डिडंट यू अटेंड द लास्ट लेक्चर। अहमद डायरेक्ट मुखातिब होके मैंने उसको कहा कि अहमद व्हाई डिडंट यू अटेंड द लास्ट लेक्चर। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी आप किसी को डायरेक्टली डायरेक्टली मुखातिब होके कहते हैं
डायरेक्टली किसी को पुकारते हैं उसको वोकेटिव्स कहते हैं, इस तरह के वर्ड्स को। नेक्स्ट डिस्कोर्स मार्क्स, डिस्कोर्स कहते हैं कन्वर्सेशन को। तो कन्वर्सेशन में कुछ लोगों का हैबिट होता है कि कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जिस तरह वेल, डू यू थिंक वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। तो ये जो वेल वर्ड है, वेल, ये हमारे पास क्या है, ये डिस्कोर्स मार्कर है। यूजुअली इस तरह के वर्ड्स को हम यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशन में। ठीक है, हर बंदे का अपना कुछ जरूर कोई ना कोई डिस्कोर्स मार्कर होता है। ठीक है, तो इसको लास्ट में इंटरजेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। यू नो वेरी वेल, अभी थोड़ी देर पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क को पढ़ चुके हैं। यूजुअली हम वो मार्क लगाते हैं, बट देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन। कभी कभी हम कॉमा बी लगा लेते हैं, कभी कभी हम कॉमा बी लिखते हैं लास्ट में। तो आप देख सकते हैं, वाओ दैट साउंड्स रियली एक्साइटिंग। तो इसके बाद हम चलिए लेट्स मूव आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टैग क्वेश्चंस। सो आई हैव मेड इट वेरी क्लियर टू यू ऑल दैट whenever you come across tag question, it would be having two parts. The first part would be a simple statement, and in the next part a question will be asked. पहले पार्ट में क्वेश्चन सिंपल स्टेटमेंट होगा, सेकंड पार्ट में आप लोगों के पास एक क्वेश्चन होगा। सो टैग क्वेश्चन इज बेसिकली अ स्टेटमेंट, एंड फ्रॉम विद इन द स्टेटमेंट अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। शी इज योर टीचर, इजंट शी। तो टीचर के लास्ट में आप देख सकते हैं कि कॉमा हमें लगा चुका हूं। तो जब भी आप सिंपल स्टेटमेंट को या डिक्लेरेटिव या असर्टिव स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव स्टेटमेंट से सेपरेट करेंगे तो दरमियान में आपने कॉमा मस्ट लगाना है। दे आर नॉट वर्किंग नाउ, ये स्टेटमेंट है, फिर मैं कॉमा लगा चुका हूं। आर दे, आई एम नॉट इनाइंग यू, एक नॉर्मल सेंटेंस है, फिर कॉमा में लगा चुका हूं एम आई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब भी आप चलो ये बात, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब भी आप सेपरेट करते हैं नॉन इसेंशियल वर्ड्स को तो दरमियान में आप कॉमा लगाते हैं। ये बहुत कॉमन यूजेज है कि नॉन इसेंशियल वर्ड्स को जब भी आप सेपरेट करते हैं तो आप उनके दरमियान में दो कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एम्बुलेंस which arrived after just 5 minutes took 3 people to the hospital immediately. तो असल में सेंटेंस कुछ यूं है, एक्चुअल सेंटेंस कुछ यूं है कि the ambulance took 3 people to the hospital immediately. The ambulance took 3 people to the hospital immediately. ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। अभी याद रखिएगा ये पार्ट है which arrived after 5 minutes, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन या नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो लेडीज जेंटलमैन याद रखिएगा कि जब भी नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन की बात है, जिस तरह ये है which arrived, अगर मैं ये दरमियान में से निकाल भी दूं, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि ये बिल्कुल है नहीं ये वर्ड्स, तो सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर जस्ट मैं कहूं the ambulance took to the hospital, ambulance 3 people to the hospital, it's complete sense। जो which arrived इंफॉर्मेशन है तो हमने इनके दरमियान में कॉमा लगाया है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस और लेट्स के बाद दोनों के दरमियान कॉमा है। नेक्स्ट आप the two brothers अदनान एंड इमरान आर प्लेइंग फुटबॉल। अभी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट से काम करें, आप इन दो वर्ड्स को दरमियान में से निकाल दें, कंप्लीट इसको ओमिट, तो सेंटेंस फिर भी कंप्लीट सेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जस्ट कहूं कि the two brothers are, ये सेंटेंस कम सेंस था, इट गिव्स कंप्लीट सेंस। इमरान और अदनान है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इवन अगर हम इसको ओमिट भी कर दें, निकाल भी दें,
तो भी इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉलन है। कॉलन याद रखिएगा, whenever you want to introduce a list of something, you make use of colon। हमारे पास जब भी किसी सेंटेंस में आपने एक कंप्लीट सीरीज को या कंप्लीट लिस्ट को आपने इंट्रोड्यूस करना है तो आप कॉलन लगा सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इस सेंटेंस को पहले रीड आउट करें। पहला सेंटेंस है, वो आपको क्या बता रहे हैं कि देयर आर 4 मेन रीजंस for the success of any organization। There are 4 main reasons for the success of any organization। ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद 4 रीजंस आप जो लिस्ट है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देयर आर 4 मेन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप वो मैं लिस्ट बता रहा हूं कि लीडरशिप, डिटर्मिनेशन, करेज एंड गोल। तो याद रखिएगा, जब भी आप लिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कॉलन लगाते हैं। जब भी आप लिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कॉलन लगाते हैं। जब भी आप लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आप कॉलन लगाते हैं। इट इज एज सिंपल एज इट इज। अच्छा, नेक्स्ट देखते, आई हैव विजिटेड वेरियस सिटीज ऑफ पाकिस्तान। मैंने जनरल एक बात की कि आई हैव विजिटेड वेरियस सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अभी याद रखिएगा, उस सिटीज को उसको आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो हैं सिटीज हैं। तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद एंड पेशावर। तो अगेन हमारे पास एक सीरीज है, लेकिन इस में एक बात का ख्याल रखिएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। वो ये कि आपने सबसे पहले सेंटेंस को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने कॉलन लगाना है। आप दरमियान में कॉलन नहीं लगा सकते। पहले सेंटेंस आप देख ले, मैं पहला सेंटेंस कंप्लीट कर चुका हूं, उसके बाद कॉलन लगा के मैं लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 4 मेन रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहां तक बात कंप्लीट हो गई है कि देयर आर, मैंने कहा 4 मेजर रीजंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। तो बात कंप्लीट तो हो गई ना, उसके बाद मैंने कॉलन इंट्रोड्यूस किया। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस देख ले, आई हैव विजिटेड वेरियस सिटीज ऑफ पाकिस्तान। मैंने कंप्लीट बात की कि मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज को विजिट कर चुका हूं, ये बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से कॉलन लगा कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद एंड पेशावर। लेकिन अगर मैं दरमियान में कॉलन को इंट्रोड्यूस करता हूं तो इट वुड बी कंसिडर इनकरेक्ट। अगर मैं कहूं आई हैव विजिटेड, फिर कॉलन लगा के मैं कहता हूं कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, इट वुड बी कंसिडर ऑल टुगेदर इनकरेक्ट। ये हमारे पास फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप दिस इन माइंड कि हमने सबसे पहले बात को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमने लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है। दरमियान में हम लिस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, मुझे इस बात की बताएं कि ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस अगर आ जाए आपको तो एटलीस्ट यू नो वेरी वेल हाउ टू रेक्टिफाई सच सेंटेंसेस। क्लियर है? चलिए, गुड हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि देखिए ना, आप प्रेसी लिखते आ रहे हैं और इसी तरह कुछ पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में आप टाइटल्स मेंशन करते हैं। टॉपिक होता है या कुछ टाइटल्स हमारे पास इस तरह होता है जिसमें मेन एक टाइटल होता है और उसके बाद एक सब टाइटल होता है। तो आपने इनके दरमियान कॉलन लगाना है। फॉर एग्जांपल, ये दो देखिए, लाइफ इन ए बिग सिटी, ये एक मेजर टाइटल है। फिर उसको आपने श्रिंक किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कौन लगा के आप कह चुके हैं कि अ पब्लिक सर्वे। नेक्स्ट देखिए,
टीचिंग अ नोबल प्रोफेशन, मेन टॉपिक क्या है, टीचिंग है। फिर उसको आपने शॉर्ट करके प्रिसाइज करके लिखा हुआ है कि अ नोबल नोबल प्रोफेशन। तो अगेन स्टूडेंट्स, आपने जब भी इसी तरह उसको लिखना है तो आप दरमियान कॉलन लगाएंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कॉलन हमने लगाया है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। देन अली सेड, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। वैसे तो हम यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉलन लगाना चाहे तो कॉल लगा सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे तो वैसे कॉमा लगेगा, सेट के नीचे हम पूरी कॉमा लगाते हैं, लेकिन चूंकि हम यूजेजेस पढ़ रहे हैं, डिफरेंट यूजेजेस, तो हम कॉलन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सर समटाइम्स वी हैव अ नॉर्मल स्टेटमेंट and then in the next part of a sentence we usually justifies or explains such a statement. हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में स्टेटमेंट एक इशू को इंट्रोड्यूस किया होता है, सेकंड पार्ट में उस इशू को जस्टिफाई किया होता है। दोबारा से सुन ले, हमारे पास कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जिसमें पहले स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस किया होता है और बाद में उसी को जस्टिफाई किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू कीप योर कार वेल मेंटेन एंड नीट। ट्राई टू कीप योर कार वेल मेंटेन एंड नीट, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख ले, इट विल सेल मोर इजीली। इट विल सेल मोर इजीली, इसी स्टेटमेंट को हमने नेक्स्ट पार्ट में जस्टिफाई किया है कि इट विल सेल मोर इजीली। तो ट्राई टू कीप योर कार वेल मेंटेन, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, इट विल सेल इजीली, इसी बात को जस्टिफाई किया गया है। मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स शैल मेक ऑल आउट एफर्ट्स, फिर कॉलन, फिर मैं कहता हूं कि सो दैट दे मे क्वालिफाई CSS। इस तरह मैं कहता हूं कि keep practicing different essays on daily basis, कॉलन। फिर मैं कहूंगा कि it will help you in overcoming all the weaknesses that you come across in your essay। या मैं नेक्स्ट ये कहूंगा कि keep writing something about some topic on daily basis, फिर कॉलन, it will help you polish your English। It will help you polish your English। तो ये सिंपल इज दैट कि एक सेंटेंस है, उसको आप नॉर्मल सेंटेंस से आप उसमें इशू को इंट्रोड्यूस करते हैं या मेंशन करते हैं, और सेकंड पार्ट में उसको आप जस्टिफाई करते हैं। पहले मैंने कहा कि ट्राई टू कीप योर कार वेल मेंटेन एंड नीट, एक नॉर्मल सेंटेंस है कि आपको अपनी कार साफ सुथरा और अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। नेक्स्ट में मैंने कहा कि इट विल क्यों, इट विल सेल मोर इजीली। तो इन शॉर्ट क्या कहना है कि क्या एक सेंटेंस है और दूसरे में उसको जस्टिफाई किया होता है। सेमी कॉलन हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो कॉलन के हवाले से बात हो गई। सेमी कॉलन हमारे पास कुछ सेंटेंसेस यू होते हैं अगेन, बल्कि इससे पहले कि मैं ये समझा दूं, थोड़ा सा आपको मैं ऊपर लेके जाता हूं जिसमें हमने बात की है ये CA वाला पार्ट। ये सेंटेंस अगर आपको याद है, मैंने क्या बात की थी कि जब भी आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप दो काम करते हैं। एक दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं, फॉर है, एंड है, बट है, और है, यट है, ये लगाते हैं, और उससे पहले आप कॉमा लिखते हैं। आई एम स्टडिंग हार्ड, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। माई ब्रदर इज प्लेइंग इन द गार्डन, ये अगेन एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है बट, एंड और इनके जरिए, और इससे पहले मैं कॉमा लगा चुका हूं। तो ये तो बात ही खत्म है।
अभी याद रखिएगा एग्जैक्ट यही सिचुएशन है, यहां पे जो मैं बात बताने लगा हूं सेम सिचुएशन, लेकिन इसी को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। माई माई डॉटर इज अ टीचर, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि माई डॉटर इज अ टीचर, तो इट गिव्स कंप्लीट मार्क और कंप्लीट सेंस। माई सन इज अ डॉक्टर, अगेन इट गिव्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि माई सन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, एंड इट गिव्स कंप्लीट सेंस। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को मैं कनेक्ट कर चुका हूं सेमी कॉलन के जरिए, सॉरी कॉलन के जरिए, सेमी कॉलन के जरिए, सॉरी सेमी कॉलन के जरिए। अच्छा, पहले में ये तो एक तरीका है। अगर मैं इनकी जगह लिखूं कुछ यूं, अब मैं कॉमा पहले लगाऊं, उसके पहले एंड। अभी जरा देख लें, माई माई डॉटर इज अ टीचर, ये कंप्लीट सेंटेंस से कंप्लीट सेंस दे रहा है। फिर मैं कॉमा लगा चुका हूँ, एंड लगा चुका हूँ, माई सन इज अ डॉक्टर, तो भी ठीक है 100%। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को मैं एंड के जरिए, कॉमा के जरिए भी कनेक्ट कर सकता हूं, और इन दोनों को मैं हटा के, इन दोनों दोनों को मैं हटा के इन दोनों की जगह में कॉलन भी सेमी कॉलन भी लिख सकता हूं। लो जनाब, या आप देख सकते हैं मैं सेमी कॉलन लगा चुका हूं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कॉलन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें, सम पीपल राइट विद अ वर्ड प्रोसेसर। सर इधर सेमी कॉलन की जगह एंड आ सक, बिल्कुल एंड, लेकिन एंड से पहले आपने इकरार हुसैन कॉमा मस्ट लगाना है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो आप कॉमा को भी हटा दें, एंड को भी हटा दें, दोनों की जगह आप सेमी कॉलन लगाएं, या सेमी कॉलन को हटा दें, आप पहले कॉमा लिखे और बाद में आप एंड लिख लें। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाजिया, क्या नाम है आपका? तो आपने दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, सम पीपल राइट विद द वर्ड प्रोसेसर, इट गिव्स कंप्लीट। मैं इसको और भी सिंपल करके आप बता देता हूं। सम पीपल लाइक एप्पल्स, अदर others like oranges। बहुत सिंपल करके बता देता हूं। अभी जरा देख, मैं क्या लिख चुका हूं कि सम पीपल, मैं क्या लिख चुका कि सम पीपल लाइक एप्पल्स, अदर लाइक ऑरेंजेस। अभी अगेन इसमें देख ले, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं और दोनों का अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है। दोनों को मैंने कनेक्ट करना चाहे तो मैं सेमी कॉलन के जरिए कनेक्ट कर सकता हूं। यू कैन सी इट इज एज सिंपल एज इट इज। ऊपर वाला सेंटेंस कहाँ गया? ये सेंटेंस नहीं, ये नहीं, ये सेंटेंस जरा देख लें। इसमें भी ये एक दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे। इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया बट के जरिए और फिर उसके बाद कॉमा लगा चुका हूं। ये मैं इस तरह कर सकता हूं। मेरे हाल में अभी आप लोगों को सही समझ आ गई।
ये जरा देखिए, सम पीपल, अभी जरा देख लें कि सम पीपल लाइक एप्पल्स एंड अदर्स लाइक ऑरेंजेस। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं और इन दोनों सेंटेंसेस को एग्जैक्टली मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, दोनों ठीक है 100%। सम पीपल लाइक ऑरेंजेस, फिर कॉलन, और अदर्स लाइक ऑरेंजेस, एप्पल लाइक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है लेडीज जेंटलमैन? नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस हैं, बल्कि जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर सेंटेंस के दरमियान में कोई कंजंक्टिव एडवर्ब आ जाए तो आपने उसको कैसे मेंशन करना है। अगर सेंटेंस के दरमियान में कोई कंजंक्टिव एडवर्ब आ जाए तो आपने कैसे मेंशन करना है। देखिए ना, फॉर एग्जांपल इस दरमियान में जो कंजंक्टिव एडवर्ब है, वर्ब है, इसको फॉर टाइमिंग हम स्किप कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं स्किप कर लेता हूं। देखिए ना, ये मैं स्किप कर, देयरफॉर को मैं निकाल चुका हूं। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हमारे पास रह गए। कहते हैं कि आयशा केप्ट टॉकिंग इन द क्लास, इट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, एंड इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। नेक्स्ट है शी गॉट इन ट्रबल, शी सब्जेक्ट है, गॉट वर्ब है, इन ट्रबल ऑब्जेक्ट है, अगेन इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, आयशा केप्ट टॉकिंग इन द क्लास, शी गॉट इन ट्रबल। इन दोनों सेंटेंसेस को मैं कनेक्ट करवा चुका हूं सेमी कॉलन के जरिए। आप दरमियान में देख सकते हैं मैं सेमी कॉलन लिख चुका हूं, ठीक है, मैं दरमियान में सेमी कॉलन लिख चुका हूं। स्टूडेंट जस्ट मुझे 1 मिनट। इंडिपेंडेंट सेंटेंस ही कंप्लीट सेंस दे रहा है। आयशा केप्ट टॉकिंग इन द क्लास, शी गॉट इन ट्रबल, अगेन ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। अच्छा, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हमने सेमी कॉलन के जरिए कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सेमी कॉलन है, ये बात तो यहां तक है। लेकिन अगर दरमियान में कोई कंजंक्टिव एडवर्ब है, मैंने कहा देयरफॉर है, लाइकवाइज है, इन द सेम वे है, मोर और है, फर्दर मोर है, ओवर एंड अबव है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बाद तो आपने वैसे भी कॉमा लगाना है, ये बात तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि हमने देयरफॉर के बाद लाइकवाइज, इन द सेम वे, फर्दर मोर, मोर ओवर, इनके बाद आप लोगों ने हमेशा से कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे देयरफॉर के बाद आप देख सकते हैं कि मैं कॉमा लगा चुका हूं, बस इतनी सी बात है। तो आपने जस्ट क्या करना है, इनके बाद कॉमा लगाना है, इतनी सी बात है। आपने इसके बाद कॉमा लगाना है और चलिए यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह कर लेते हैं स्टूडेंट्स के, कितना है एपोस्ट्रोफी, चलिए एपोस्ट्रोफी में समझा देता हूँ। एपोस्ट्रोफी हमारे पास क्या है? एपोस्ट्रोफी, जब भी किसी वर्ड को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, श्रिंक करते हैं, तो हम एपोस्ट्रोफी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट आप कंप्लीट नहीं लिखते हैं, जस्ट आप डोंट लिखते हैं। डज नॉट कंप्लीट नहीं लिखते हैं, जस्ट आप डजंट लिखते हैं। हैज नॉट कंप्लीट नहीं लिखते हैं, हैजंट लिखते हैं। हैव नॉट कंप्लीट नहीं बल्कि हैवंट, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, तो आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, जब भी आप लोगों ने अल्फाबेट्स की या लेटर्स की, अल्फाबेट्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, या लेटर्स ए बी सी डी एफ जी, इनकी आपने प्लूरल लगाना है तो आप एपोस्ट्रोफी के जरिए लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 A's,
तो 4 आप लिख लें, और फिर मीन है कि 4 ए की बात, ए 4 एस, तो आप इस तरह 4 एस प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 एस, इस तरह आप नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 का आप प्लूरल लिखते हैं, या 7 का आप प्लूरल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 7 का प्लूरल कैसे लिखूंगा, 7 और एपॉस्ट्रॉफी, 7 एपॉस्ट्रॉफी एस, 8 एपॉस्ट्रॉफी एस, 9 एपॉस्ट्रॉफी एस। तो जब भी आप लेटर्स की वो लिखते हैं एपॉस्ट्रॉफी, तो आप इस तरह लगा सकते हैं, या नंबर्स की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, जब भी आप लोगों ने पोजीशन शो करना है, ऑनरशिप है, या हाँ 6 का भी ये देखे ना, मैं लिख चुका हूं कि अफरीदी हिट 10 सिक्सेस एंड 12 फोर्स। देखे ना 6 के एपॉस्ट्रॉफी कैसे हैं, जरा देख लें। ये तो ठीक है, इंजीनियर उस्मान जिस तरह आपने लिख चुके हैं वो तो ठीक है सिक्सेस, लेकिन इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ओनरशिप जब आप शो करते हैं, ओनरशिप, फॉर एग्जाम्पल अहमद कार, अहमद की गाड़ी, उस्मास वॉच, उस्मा की वॉच, तो आप एपॉस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। इस तरह मैं लिख चुका हूं कि एहसान फादर वाज एग्रीड टू सेम हिम, एहसान के वालिद साहब, एहसान के वालिद साहब, तो हम एपॉस्ट्रॉफी लगा के। इस तरह याद रखिएगा एक और चीज, कि पहले ये कहा जाता था कि आप इन एनिमेट चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनकी एपॉस्ट्रॉफी नहीं लिख सकते, तो आजकल कहते हैं कि नहीं, आप चाहे लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, आप एपॉस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल शिप्स कैप्टन, शिप्स हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन शिप्स एपॉस्ट्रॉफी कैप्टन हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एरोप्लेन्स पायलट, या एयरक्राफ्ट पायलट, तो एयरक्राफ्ट पायलट या एरोप्लेन्स पायलट, तो हम एपॉस्ट्रॉफी के साथ लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में एस हो तो आप एपॉस्ट्रॉफी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख ले, वारिस वॉच, वारिस, जिस वर्ड के लास्ट में एस हो तो आपने एपॉस्ट्रॉफी लास्ट में लिखना है, वारिस वॉच। इस तरह हारिस हैं, ये वारिस हैं, हारिस कार, हारिस की कार, HARIS में यू लिखूंगा, HARIS, फिर एपॉस्ट्रॉफी आप लगाएंगे और फिर आप लगाएंगे कार। तो जिस सेंटेंस के भी लास्ट में एस हो, HARIS में लिखा चुका हूं, क्योंकि वारिस एक ही है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा करा। इसी तरह नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि जब प्लूरल आप लिखते हैं, किसी वर्ड का भी प्लूरल आप लिखते हैं, तो एपॉस्ट्रॉफी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जज, एक जज नहीं, जज कॉलोनी, जज कॉलोनी, ये जरा देख ले, जज हमारे पास प्लूरल है, JUDGES, जजेस, जजेस कॉलोनी। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में एपॉस्ट्रॉफी। ठीक है, तो आप इस तरह शो कर सकते हैं इसको। अच्छा, लास्ट में सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है कि कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, कंपाउंड नाउन्स। फॉर एग्जांपल ही वाज आस्किंग फॉर प्राइम मिनिस्टर्स हेल्प, प्राइम एक वर्ड है, मिनिस्टर दूसरा वर्ड है, तो दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स भी हो सकते हैं, चार वर्ड मीन्स दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। प्राइम एक वर्ड है, मिनिस्टर दूसरा वर्ड है। तो अगर दो वर्ड्स हैं तो आप उनकी जब ओनरशिप शो करते हैं या अपॉस्ट्रॉफी लगाना चाहते हैं, तो सेकंड वर्ड या लास्ट वर्ड जो होगा उसमें आपने लिखना है। तो प्राइम एक है, मिनिस्टर सेकंड है, सेकंड में होगा। इस तरह नेक्स्ट आप देख ले, फादर इन लॉज एटीट्यूड, फादर एक वर्ड है, इन दूसरा है, लॉस तीसरा है, तो लॉस के लास्ट में इस लगाएंगे, फादर इन लॉस। तो मेरे ख्याल में ये सिंपल है, बस ये लास्ट पॉइंट है कि उसके बाद आप ब्रेक ले लें। ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अच्छा, ये जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, हिज है, हर है, हिम है, हिज, हर, और कौन सा है, माई है, देर है, इनके लास्ट में हम एपॉस्ट्रॉफी नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, दे शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, शी शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, लेकिन एक एक्सेप्शन है, यस,
लेकिन एक एक्सेप्शन है, जस्ट 1 मिनट, यू मिनट के साथ एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है? वन है। वन हमारे पास एक इस तरह अपॉस्ट्रॉफी, इस तरह एक प्रोनाउन है कि जिस जब इसकी को हम मेंशन करते हैं तो लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी हमने लगाना है। वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट आएगा, वन पेरेंट नहीं आएगा। अपॉस्ट्रॉफी और एस हिज के साथ नहीं आएगा, हर के साथ नहीं आएगा, देर के साथ नहीं आएगा, लेकिन वन के साथ आप लोगों ने मस्ट लगाना है। इट इज एज सिंपल एज इट इज। चलिए स्टूडेंट्स, ब्रेक कर ले एक 15-20 मिनट्स का या 25 मिनट्स का ब्रेक कर ले, 20 मिनट्स का ब्रेक कर ले, और सी यू आफ्टर 20 मिनट्स। प्लीज हैव अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 15 to 20 मिनट्स।